हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज है डे 13। आज हम करने वाले कंट्रोलिंग वाले चैप्टर का वन शॉट मैराथन। सो ये वन ऑफ द सबसे छोटा ही चैप्टर है पूरे आपके बिजनेस स्टडीज का। वन ऑफ क्या आई थिंक सबसे ही छोटा चैप्टर है पूरे बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। एंड इसमें आज हम वन शॉट में हमारा पूरा कंट्रोलिंग का चैप्टर खत्म कर देंगे। एक आते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक आपका है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एक आपकी बन जाती है कंट्रोलिंग का प्रोसेस, ठीक है, जिसका एक्रोनिम मैंने बता रखा है, सर मुझे कंट्रोलिंग आता था, है ना। सो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आज कर देंगे खत्म। हमने वन शॉट वीडियोस की स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन करी है बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बैकलॉग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं। सो थोड़ी सी स्लो डाउन है, लेकिन 12 13 15 तारीख तक सारा कवर कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर वन शॉट कंट्रोलिंग का। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, ठीक है। कंट्रोलिंग के बारे में हमने पढ़ना है, डायरेक्टिंग तक ऑलरेडी सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमने मैनेज करा, हमने मैनेजमेंट सीखा क्या होती है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सीखे क्या होती है, हमने एक प्लान बनाया कि हमें काम कैसे कैसे करना है, हमारा गोल क्या होगा, हमने सारा प्लान बनाया। उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने सामान को ऑर्गेनाइज किया, उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने लोगों को इकट्ठा किया, हमने लोगों को सिखाया भी कि काम करना कैसे है। अब लोग काम कर भी रहे हैं, तो अब हम क्या करें, हम क्या बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे? नहीं, अब हम क्या करेंगे, उन लोगों को कंट्रोल करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि जैसे जैसे बताया था क्या लोग वैसे काम कर रहे हैं, दाल में कुछ काला तो नहीं है। तो अब ये देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी काम हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको टाइम टू टाइम चेक करेंगे कि क्या जैसा बोला था वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो क्या कोई डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस है जो मैंने बोला था उसके बीच में और जो तुम कर रहे हो उसके बीच में, क्या कुछ भी डिफरेंस है? और अगर डिफरेंस है तो कितने का डिफरेंस है और उसको कैसे ठीक किया जाए। अगर मैंने बोला था तुम दिन में 8 घंटे पढ़ो, तो क्या तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो? अच्छा, 8 घंटे नहीं पढ़ रहे, 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो डिफरेंस कितने का है? 2 घंटे का डिफरेंस है। इस 2 घंटे के डिफरेंस को कैसे हम जल्दी से जल्दी ठीक करें, ये होती है कंट्रोलिंग, ये होती है कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में तुम्हें क्या करना है, जो भी काम तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उस सारे के सारे काम को तुम्हें क्या करना है, कंट्रोल करना है, चेक करना है। कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस एम कैट है ना, एस एम कैट, ये इसका क्या है, एक्रोनियम है। मैंने इसका बड़ा अच्छा एक्रोनियम बनाया था, मुझे खुद को मतलब ना कभी कभी तो प्राउड हो जाता है अपने एक्रोनियम पढ़ के कि यार मैंने बनाया, ये क्या बात है। तो एस एम कैट तो वैसे इसका एक्रोनियम है, वैसे तो ये भी आसान है, पर इससे भी एक अच्छा मैंने एक्रोनियम बनाया है जिससे तुम्हें याद ही हो जाएगा कि हाँ ये कंट्रोलिंग का है। कैसे? एस एम कैट के एक्रोनियम को तुम क्या बोलोगे? सर मुझे, सर मुझे कंट्रोलिंग आता था। सर ने पूछा, बेटा पेपर में कंट्रोलिंग का क्वेश्चन आया था, क्या तुम्हें आता था? सर मुझे कंट्रोलिंग आता था। ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग का एक्रोनियम, कंट्रोलिंग के प्रोसेस का एक्रोनियम, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, आता था तुम्हें? हाँ जी, सर मुझे कंट्रोलिंग आता था। अभी के अभी टाइम स्टैम्प के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के प्लीज एक बार लिख दो, सर मुझे कंट्रोलिंग आता था। जैसे ही तुम एक बार लिख दोगे, साथ के साथ वो चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। और ऐसे ही हर चीज के मैंने एक्रोनिम करवाए हुए हैं। सर मुझे कंट्रोलिंग आता था, तो SMCAT, ये पूरा मेरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस रहेगा, किस किस तरीके से हम कंट्रोलिंग करेंगे। एक एक करके हर चीज को देखते हैं। सबसे पहली चीज है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देखो, अगर मैं यहाँ पे भी देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने बताया कि इतना काम करना है, फिर मैंने देखा तुमने काम कितना किया, फिर मैंने देखा डिफरेंस कितने का है, फिर मैं निकालूंगी उसका सोल्यूशन के 2 घंटे के डिफरेंस को कैसे ठीक किया जाएगा। यही तो कंट्रोलिंग होती है, ये पूरा प्रोसेस है। पहले बताओ कितना काम करना है, फिर चेक करो काम हुआ कितना, फिर दोनों का डिफरेंस चेक करो, फिर जो भी डिफरेंस है उसको ठीक करो। उस डिफरेंस को एनालाइज करोगे पहले कि क्यों हुआ, 2 घंटे का डिफरेंस क्यों आया, बीमार थे, घर पे कोई आ गया, चले गए घूमने, इंस्टाग्राम चलाया, नेटफ्लिक्स देखा, क्या किया, और फिर उसको ठीक करो। अच्छा इंस्टाग्राम चलाया, आज से इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करना है, तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ये है हमारा स्टेप नंबर 1। देखो सिंपल भाषा में बोला जाए तो मेरा जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो कैसा होगा। हमने सोचा था कि हमारे 90% मार्क्स आने चाहिए, ये था मेरा स्टैंडर्ड, मैंने एक गोल सेट किया था। हमारे एक्चुअल मार्क्स आए हैं 80%, ये है मेरा एक्चुअल की एक्चुअल में आए कितने हैं। इन दोनों में डिफरेंस है 10% का, ये है मेरी डेविएशन,
कि दोनों में फर्क कितना है। फिर मैं देखूंगी रीजन कि ये डेविएशन आई क्यों, ऐसा क्या हुआ कि 10% कम हमारे मार्क्स आए हैं। डेविएशन कितनी है, -10% की डेविएशन है। और फिर मैं इसका रीजन देखूंगी, एनालाइज करूंगी और फिर इसका करेक्टिव एक्शन लूंगी, फिर इसको ठीक करूंगी। ये मेरा पूरे का पूरा रहने वाला है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या है, गोल है। गोल क्यों सेट करा जाएगा, ताकि बाद में जाके एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जा सके और कंट्रोलिंग करी जा सके। तो ताकि हम कंपेयर कर सके एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, इसलिए हम कुछ गोल सेट करते हैं जो कि नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं, क्वालिटी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि मुझे 300 यूनिट बनाने हैं, ये मेरा गोल है। गोल क्या है, मुझे 300 यूनिट बनाने हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब मुझे मेजर करनी है एक्चुअल परफॉर्मेंस की। एक्चुअल में मैंने बनाए कितने, एक्चुअल में 290 बनाए, 250 बनाए, 310 बनाए, 300 यूनिट बनाए, एक्चुअल में कितने बनाए वो अब मुझे ढूंढना है। मैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन से ढूंढ सकती हूँ, है ना, चेक करके काउंट करके ढूंढ सकती हूँ, सैंपल चेक करके ढूंढ सकती हूँ, एक सैंपल चेक करा उससे ढूंढ सकती हूँ, रेशियो एनालिसिस करके भी मैं ढूंढ सकती हूँ। तो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अब मैं मेजर करूंगी, ठीक है। जैसे कि हम अपने मार्क्स को करते हैं ना, 60 मार्क्स आए +65 +75 +70, जितने भी टोटल मेरे मार्क्स बने उसको डिवाइड कर दोगे टोटल के साथ, तो आप निकालोगे परसेंटेज की 80% मार्क्स बने हैं, है ना। ऐसे करके परसेंटेज निकालोगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, ठीक है। अब जब मैंने मेजर कर लिया तो मैं कंपेयर करूंगी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ। तो मैंने कंपेयर किया कि मैंने सोचा तो था कि मुझे 300 यूनिट बनाने हैं, पर एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 290 यूनिट ही बने हैं। तो मेरे पास क्या आया है, एक डेविएशन आई है मेरे पास -10 यूनिट्स के, 10 यूनिट कम मेरे पास बने हैं, ठीक है। तो अब मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। फिर आएगा डेविएशन। अब डिफरेंस भी पता चल गया कितने का है, तो अब मैं रीजन ढूंढूंगी कि ये डिफरेंस आया क्यों है। अब मैं डेविएशन को एनालाइज करूंगी, मैं देखूंगी कि कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो भी डेविएशन आया है, उसका कॉज क्या है, जो भी डेविएशन आया है डेविएशन का कॉज क्या है। इसके लिए हम दो अलग अलग तरीके यूज करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। CPC एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये दो तरीके हम यूज करते हैं अपने डिफरेंसेस, डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए। देखो, जरूरी नहीं है कि हर चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो, जरूरी नहीं है कि हर छोटी मोटी चीज पे तुम ध्यान दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ तुम्हारे 90% आने चाहिए थे, एक्चुअल में आए 88%, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं इसको ध्यान नहीं दूंगी। पर 90% बोला था और 80% आए हैं, तो एक बड़ी डेविएशन है, यहाँ पे अब मैं ध्यान दूंगी। तो मुझे देखना पड़ेगा कि डिफरेंस आया तो आया किस चीज में, वो चीज मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस कितना बड़ा है, वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ उस चीज पे ही मैं फोकस करूंगी, सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे ही फोकस करूंगी। और उसके बाद मैं लूंगी करेक्टिव एक्शन। CPC और MBE के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। लास्ट स्टेप मेरा क्या होगा, करेक्टिव एक्शन। मैंने डिफरेंसेस देख लिए, एनालाइज कर लिया डेविएशन को, और फिर मैं करेक्टिव एक्शन लूंगी। अगर तो छोटा मोटा ही डेविएशन है, जैसे कि अगर 90 और 88 है, तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर बड़ा डेविएशन है तो इमीडिएटली मैं एक्शन लेने वाली हूँ। जैसे कि 300 यूनिट सोचे थे, 290 यूनिट बने हैं, अब मैं क्या क्या एक्शन ले सकती हूँ, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या एक्शन लूं, एम्प्लॉइज को ट्रेन करूं, ज्यादा एम्प्लॉइज को रखूं, ज्यादा मशीनों को रखूं, या फिर गिवन एम्प्लॉइज का ही वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर दूं। कैसे एक्शन लूं अपने काम को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी डेविएशन को ठीक करने के लिए, ठीक है। फिर मेरे पास आता है CPC और MBE क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है। CPC बोलता है कि कुछ चीजें ना, कुछ मैट्रिक्स या फिर मैं बोलूं कुछ एरियाज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सिर्फ उस पे फोकस करो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है मेजरली कि ना, छोटे मोटे डेविएशन को सोचो मत, छोटी मोटी चीजों को मत सोचो, सिग्निफिकेंट चीजों को ही सोचो, सिग्निफिकेंट चीजों के बारे में ही ध्यान दो। देखो, फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एरिया क्या होगा हर बिजनेस के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है कि ना, जो भी उसका कस्टमर है वो खुश रहे, जो भी उसका कस्टमर है ना वो सेटिस्फाइड हो। जैसे कि एक टीचिंग बिजनेस के लिए हमेशा ये चीज एक की रिजल्ट एरिया रहने वाला है, KRA रहने वाला है, कि उसके बच्चों के, स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर मेरे स्टूडेंट्स ही फेल हो रहे हैं
तो मैं सुंदर क्लासरूम बना के अच्छे टीचर रख के क्या कर लूंगी अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो मेरे लिए सुंदर क्लासरूम, अच्छे टीचर, टीचर का यूनिफॉर्म, टीचर का ये वो बाद में आएगा। सबसे पहले आना चाहिए कि बच्चे के नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो बच्चे के नंबर हमारे लिए की रिजल्ट एरिया होने वाला है। और अगर यहाँ पे मेरे को सक्सेस नहीं मिली, अगर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम लगी, यहाँ पे मुझे कुछ भी गलती हो गई तो मुझे लॉस होगा, तो यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो अगर स्टूडेंट्स के रिजल्ट में डेविएशन आई है तो मैं इमीडिएट एक्शन उसके ऊपर लूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, की रिजल्ट एरिया है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है कि उस पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी की सीट अच्छी नहीं है, बॉडी अच्छी नहीं है, सह लेंगे, पर गाड़ी का इंजन खराब हो गया ये कोई सहेगा नहीं। तो ये एक गाड़ी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका इंजन खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलते हैं कि हर चीज को अगर कंट्रोल करोगे ना तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो कुछ एक ऐसी चीजें ढूंढो जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ उन्हीं को चेक करो, उन्हीं को जो है ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि जिस चीज में थोड़ा सा पैसा लगा हुआ है इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसपे बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रुक जाओ, हर चीज को कंट्रोल मत करो। मतलब अगर मैं कहती हूँ एक स्कूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, स्टेशनरी की कॉस्ट या टीचर्स की सैलरी। एक स्कूल के लिए कौन सी चीज ज्यादा बड़ी होगी, ऑब्वियसली टीचर्स की सैलरी। अब स्टेशनरी की कॉस्ट थी 10,000 रुपए, टीचर्स की सैलरी थी 10 लाख रुपए। मैं कहती हूँ स्टेशनरी भी बढ़ गया 10%, स्टेशनरी की कॉस्ट भी 10% बढ़ गई। यानी कि कितनी बढ़ गई, स्टेशनरी की कॉस्ट 1,000 रुपए बढ़ गई, टीचर्स की सैलरी भी 10% बढ़ गई। यानी कि पूरे का पूरा 1 लाख रुपए का मुझे यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो मैं स्टेशनरी के ऊपर ध्यान नहीं दूंगी, मैं ध्यान किस पे दूंगी, टीचर्स की सैलरी क्यों बढ़ी, मैं उसके ऊपर ध्यान देने वाली हूँ। तो हम क्या कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में कि कुछ एक चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उनमें भी कितना डेविएशन हो रहा है। लाइक मैं इस पे भी एक लिमिट लगा के रखूंगी कि अगर टीचर की सैलरी 1% बढ़ रही है बढ़ने दो, 2% बढ़ रही है बढ़ने दो, 5% बढ़ रही है बढ़ने दो। अगर 5% से ज्यादा का डेविएशन आया टीचर्स की सैलरी में, फिर मैनेजमेंट बीच में कूदेगी, फिर मैनेजमेंट चेक करेगी कि भैया क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, और सॉल्व करेगी। तो सीपीसी कहता है कि सिर्फ की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करो, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि छोटी मोटी चीजों पे फोकस मत करो, सिर्फ बड़ी चीजों पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पे फोकस करो, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा कुछ कर लिया तो हमारे पास जो है पूरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है की रिजल्ट एरियाज की, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की, इससे टाइम और एफर्ट बचेगा। हर चीज को नहीं देख रहे ना, इंपॉर्टेंट चीज को देख रहे हो तो टाइम, पैसा, एफर्ट सब कुछ बचेगा। प्लस अब जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको क्या इग्नोर कर दोगे, उसको इग्नोर नहीं करोगे, उसको तुम लोअर लेवल को दे दोगे। लोअर लेवल वो सब देखेगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप लेवल करेगा क्या, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। टॉप लेवल चेक करेगा की रिजल्ट एरियाज। तो टॉप लेवल कहता है मैं तो बस इतना ही देखूंगा, बाकी जितना भी सब कुछ है वो तुम डेलीगेट कर दो, डेलीगेट कर दो लोअर लेवल एम्प्लॉयज को। बाकी जितना भी कुछ है वो डेलीगेट कर दो लोअर लेवल एम्प्लॉयज को। टॉप लेवल देखेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सबसे अच्छे लोगों के हाथ में, तो वो भी सॉल्व हो गई, छोटी मोटी चीजें भी सॉल्व हो गई क्योंकि वो लोअर लेवल को दे दी, उनको भी इग्नोर नहीं किया, तो लोअर लेवल भी खुश, वो भी मोरल उनका इंक्रीज होगा, वो भी मोटिवेट होगा। टॉप लेवल तो अच्छे से काम कर ही रहा है, ठीक है। क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको सॉल्व किया जाता है, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरी ऑन ट्रैक रहती है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है खत्म। अब आगे आएगा मेरे पास वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, इन लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक्रोनियम क्या है, DEAL, डील। डील ये मेरा क्या है, एक्रोनियम है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड। हमारा सबसे पहला स्टेप ही ये है कि गोल सेट करो, स्टैंडर्ड सेट करो। अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे तो कंपेयर नहीं कर पाओगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, एनालिसिस नहीं कर पाओगे डेविएशन का, करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाओगे। तो अगर स्टैंडर्ड नहीं सेट करोगे कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे, और स्टैंडर्ड को सेट करना बड़ा मुश्किल है। स्टैंडर्ड को सेट करना बड़ा मुश्किल है। अगर आज बच्चा कोई 50% लेके आ रहा है, मुझे बहुत मुश्किल होगा ये देखने के लिए कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, 80%, 85, 90, 95। क्या पता वो बच्चा 95 वाला हो, पर मैंने उसे टारगेट ही सिर्फ 85 का दिया है, तो वो उससे ज्यादा मेहनत ही नहीं कर रहा। क्या पता वो सिर्फ 85 वाला हो, मैंने 95 का टारगेट दे दिया, वो कर ही नहीं सकता इतना, और मैं उस पर जोर डाले जा रही हूँ कि कर कर कर,
वो भी गलत है। तो आपको बहुत इन डेप्थ चेक करना पड़ेगा, इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे अपने स्टैंडर्ड कितने रखने चाहिए, ठीक है। सर्टेन स्टैंडर्ड्स लाइक कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी आर डिफिकल्ट टू मेजर। कुछ लोगों कुछ चीजों को तो मेजर कर ही नहीं सकते ना कि कस्टमर सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, है ना। तो ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं मेजर करना, बिकॉज दे कैन नॉट बी सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। कुछ चीजें तो ऐसी है जिसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप सेट कर ही नहीं सकते, जिसको क्वांटिटेटिव टर्म में सेट कर भी रहे हो उसको भी सेट करना मुश्किल हो जाता है काफी बार, क्योंकि उसके लिए बहुत इन डेप्थ एनालिसिस लगती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम, पैसा, एफर्ट लगता है, ठीक है। एम्प्लॉय बहुत बार रेजिस्टेंट होते हैं एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज जो है वो डजंट लाइक दैट देयर परफॉर्मेंस शुड बी अप्रेज, अदरवाइज देयर लिमिटेशन विल कम आउट। जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज होते हैं, सिंपल भाषा में बोला जाए जो नालायक बच्चे होते हैं, उनको तो ये होता है हाई टेस्ट क्यों हो रहा है, अब मेरे कम मार्क्स आएंगे, अब सबको पता चलेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, है ना। जो होशियार बच्चा होता है वो कहेगा हाँ मैं टेस्ट दूंगा, मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा ताकि सबके सामने मैं दिखा सकूं और मेरी प्रेज हो सके। तो जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं कंट्रोलिंग को, ठीक है। स्पेशली इन केस ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्पेशली अगर कोई तुम्हारे सिर पे आके खड़ा हो जाए फिर तो ऐसे होता है हाय हाय मैम सिर पे क्यों खड़े हैं, मैम आप किसी और को देखो ना, जाओ ना, मुझे पेपर करने दो। तो वह वो चीज है, ठीक है। कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है कंट्रोलिंग में, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, ठीक है। आपको कुछ कैमरास वगैरह लगाने पड़ सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपको चाहिए होते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए। इतना आसान नहीं होता कंट्रोलिंग करना कि बस खड़ा है बंदा और देख रहा है, नहीं, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, काफी सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, कंपटीशन, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो हम चाह कर भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से मेरी डेविएशंस बढ़ सकती है, जिसकी वजह से मेरी कंट्रोलिंग बहुत मुश्किल हो सकती है, ठीक है। इंडियन कंपनीज आर फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम एमएनसीज, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही है। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में है। ये रिश्ता ये कहलाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ना ही प्लानिंग हो सकती है इसके बिना, ना ही ये हो सकता है उसके बिना, ठीक है। मीनिंग क्या है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग स्टेप नंबर 1 था, प्लानिंग हमारा स्टेप नंबर 1 था, जहां पर हम एडवांस में प्लान कर रहे थे कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, जहां पर मैं अपने गोल सेट कर रही थी कि मुझे इन गोल्स को पूरा करना है। पर कंट्रोलिंग क्या करता है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाता है और उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो यहाँ पे गोल सेट किया था उसके साथ कंपेयर करता है और करेक्टिव एक्शन लेने को बोलता है, और कंट्रोलिंग के बेसिस पर ही अगला प्लान तैयार होता है। अगला प्लान तैयार तभी होता है जब पिछले प्लान की कंट्रोलिंग का रिजल्ट आता है। मतलब देखो मैंने प्लान किया कि मुझे 90% लाने हैं, मेरा पेपर हो गया, मैं 80% मार्क्स आए, अब मैं देखूंगी ना कि 80% क्यों आए, और मैं अब देखूंगी कि 10% गलती कहाँ हुई, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और उसी 10% के लिए दूसरा प्लान बनाऊंगी दोबारा से। तो अगर मुझे दोबारा से प्लानिंग करनी है तो पिछले वाले प्लान के लिए जो कंट्रोल किया, जो फाइनल रिजल्ट आया उसको चेक करना पड़ेगा। तो अगला प्लान पिछले कंट्रोल के बिना बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगला प्लान बनाऊंगी ही इस बेसिस पे कि पिछली बार मेरे 10% कम आए थे, उसके बेसिस पे अगला प्लान बनाया जाएगा कि मेरा इकोनॉमिक्स वीक है तो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस करूं, अकाउंट्स के ये 2 चैप्टर वीक है इस पे ज्यादा फोकस करूं, ठीक है ना। तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर तुम प्लानिंग करते हो कंट्रोलिंग नहीं करते हो तो वो मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। सोचते रहो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते रहो, हर साल बनाते हो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्लानिंग तो करी थी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते टाइम कंट्रोलिंग करी नहीं। सोचा तो था पतला भी होऊंगा, होशियार भी बनूंगा, गोरा चिट्टा भी, लंबा भी, ये भी होना है वो भी होना है, हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि कंट्रोलिंग नहीं हुई हमसे, हमने चेक ही नहीं किया कि रिजल्ट आया भी कि नहीं आया। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज लाइक प्लानिंग, मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। और दूसरी साइड पे अगर मैं गोल सेट ही नहीं करूंगी शुरू में, अगर मैं शुरू में गोल सेट ही नहीं करूंगी तो बाद में जाके कंट्रोल किसको करूंगी, कंट्रोलिंग तो ब्लाइंड है भैया, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। अगर मेरा गोल ही नहीं है कि मुझे 90% लाना है तो जो भी 80% स्कोर जो भी आ गया वो अच्छा ही है, फिर तो वो अच्छा ही है 80%, क्योंकि मेरा गोल तो मैंने सेट करा ही नहीं, प्लान तो मैंने करा ही नहीं। तो कंट्रोलिंग करते वक्त उसको पता ही नहीं कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, उसके लिए तो अब जो भी हो गया वो सही है, ठीक है ना। तो अगर तुम प्लान नहीं बनाते हो तो कोई बेसिस ही नहीं है कंट्रोल करने का, कोई बेसिस ही नहीं है कंपेयर करने का, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे किसके साथ अगर स्टैंडर्ड को एडवांस में सेट ही नहीं करा।
तो बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। एंड कंट्रोलिंग क्या करती है, वो मेजर करती है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है विद स्टैंडर्ड्स एंड मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो वो क्या करती है, कंट्रोलिंग मेजर करती है, कंट्रोलिंग कंपेयर करती है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ और करेक्टिव एक्शन लेने में मदद करती है। ठीक है, प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। कंट्रोलिंग इवैल्यूएट करती है कि तुमने काम सही से करा या नहीं करा, प्लानिंग सिर्फ थिंक करती है, सोचती है, वो पाथ बनाती है, रास्ता बनाती है, ऑब्जेक्टिव सेट करती है। ठीक है, पर कंट्रोलिंग क्या करती है, चेक करती है कि क्या उस रास्ते पे चला गया, क्या जो भी डिसीजन लिए वो सही थे, क्या जो भी डिसीजन लिए उसका काम करा गया या नहीं करा गया, क्या जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करा था क्या वो पूरा किया गया या नहीं किया गया, ये चेक करता है कंट्रोलिंग। दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग है, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। दोनों पीछे भी देखते हैं, दोनों आगे भी देखते हैं। देखो प्लानिंग क्या है, वो तो इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस कि फ्यूचर में क्या करना है, प्लानिंग तो बनाते ही फ्यूचर के लिए हो, प्लान तो बनाते ही फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर के फॉरवर्ड लुकिंग है। पर प्लान ना अगर आगे का बना रहे हो तो पीछे देख के बनाओगे। 9th में 80% आए थे तो अब मैं 10th में 90% लाऊंगा, तो पीछे देखा ना, पीछे देखा ना, 80% आए हैं, लाने 90% थे, 10% का डिफरेंस है, अकाउंट्स में वीक हूं तो चलो अकाउंट्स का प्लान बनाता हूं, पीछे देखा ना कि अकाउंट्स में वीक है। तो प्लान आप तभी बनाते हो जब आप पीछे देखते हो, प्लान तभी बन सकता है जब पीछे देखोगे, पीछे जो गलतियां करी उन्हीं को ठीक करने के लिए तो प्लान बना रहे हो, और जो प्लान बना रहे हो वो प्लान आगे देख रहा है कि आगे फ्यूचर में ये गलतियां नहीं करूंगा, तो प्लान आगे भी देखता है पीछे भी देखता है। सिमिलरली जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोल जिस चीज को कर रहे हो उसको तो पीछे देख के ही कंट्रोल कर रहे हो ना, कंट्रोल जब कर रहे हो तो पीछे देख के कर रहे हो ना कि हाँ 90% सोचा था 80% आया, तो पीछे देखा ना कि 90% सोचा था, पर कंट्रोलिंग के बाद जो करेक्टिव एक्शन लोगे उसमें आगे देखोगे, कंट्रोलिंग के बाद जो करेक्टिव एक्शन लोगे उसमें आगे देखोगे। तो बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस। बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पीछे भी देखते हैं आगे भी देखते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, दोनों ही इंटर रिलेटेड है, दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ना प्लानिंग उसके बिना चल सकती ना कंट्रोलिंग उसके बिना चल सकती। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है कंट्रोलिंग के, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, हमारे जो एक्शंस हैं वो सारे आपस में कोऑर्डिनेट होंगे अगर हम अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो, क्योंकि जब मैं कंट्रोल कर रही हूँ तो मुझे पता है कहाँ कहाँ गलती हो रही है, मैं सबको आपस में जोड़ती जा रही हूँ, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालती जा रही हूँ, तो सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगी तो किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। अकम्प्लिशिंग द गोल्स, गोल तभी पूरा होगा जब कंट्रोल करोगे, वो तो समझा ही दिया कि प्लानिंग तो सिर्फ गोल बनाएगा, गोल को पूरा कौन करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। ठीक है, एक्यूरेसी कितनी है हमारे स्टैंडर्ड्स की ये भी जज हो जाएगा, क्या हमने प्लान सही बनाया भी था कि नहीं, ये भी जज कौन करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। कंट्रोलिंग ये तो बताएगा कि भैया जितना तुमने गोल बनाया था वो तो अचीवेबल ही नहीं था, इसीलिए तो हम पीछे रह गए, तो कंट्रोलिंग ही बताएगा। मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन मिलेगी, अगर तुम एम्प्लॉय पे नजर नहीं रखोगे तो कोई भी एम्प्लॉय कभी भी काम नहीं करेगा, एम्प्लॉय तभी मोटिवेट होकर काम करेगा जब उस पर नजर रखी जाएगी, जब उसको कंट्रोल किया जाएगा। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन भी एंश्योर किया जाता है बाय द कंट्रोलिंग। अगेन मैंने बोला ये कोई भी काम नहीं करेगा बिना कंट्रोलिंग के, तो कंट्रोल करोगे तभी काम होगा। बच्चों को पढ़ाते रहो, अगर बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रखोगे कभी मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ये काम भी कौन करता है, मेरा कंट्रोलिंग करता है। यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा चैप्टर होता है समाप्त। अगर कोई भी डाउट है कुछ भी है तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट जरूर पूछो। एक एक्रोनियम हमने बताया था उसका प्रोसेस का, सर मुझे कंट्रोलिंग आता था। एक एक्रोनियम हमने किया लिमिटेशन का, डील। एडवांटेजेस का तुम देख सकते हो FAAM, FAAME। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया बेनिफिट्स का एक्रोनियम। सबसे अच्छा तो मुझे उसका लगता है प्लानिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस का, सर मुझे कंट्रोलिंग आता था, जो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में वो भी मुझे जरूर बताना, लाइक भी करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।